उस दिन के बाद से सुपरमार्केट के ऑर्डर्स अचानक अजीब होने लगे। हाई एनर्जी कंप्रेस्ड बिस्किट, मेडिकल पट्टियां, एनर्जी ड्रिंक्स, ये सारी चीजें जिन्हें लोग आमतौर पर ज्यादा नहीं खरीदते थे, अब लोग पेटियों के हिसाब से खरीदने लगे थे। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर सेल्स डेटा देख रहा था और अपनी आंखें मलने लगा। इस महीने कंप्रेस्ड बिस्किट की 300 डिब्बियां बिकी थीं, जबकि पिछले साल इसी समय सिर्फ 12 बिकी थीं। कुछ तो गड़बड़ थी। मैं पिछले 8 साल से शहर के बाहरी इलाके में सुपरमार्केट चला रहा था, इसलिए हर सामान की सेल मुझे अच्छे से पता थी। कंप्रेस्ड बिस्किट जैसी चीजें तो कभी कभार कोई आउटडोर घूमने वाला इंसान खरीद लेता था, वरना वो बस शेल्फ पर धूल खाती रहती थीं। लेकिन सबसे अजीब बात मेडिकल पट्टियों की थी। कल एक सूट पहने नौजवान आया और एक ही बार में 200 पैकेट खरीद कर ले गया। मुझे अच्छी तरह याद था क्योंकि हमारे स्टॉक में सिर्फ इतने ही थे और उसने सब खरीद लिए थे। कैशियर शियाओलियू तो खास मेरे पास आकर बोली थी, बॉस क्या ये आदमी कोई क्लिनिक चलाता है? उस वक्त मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब रिकॉर्ड्स देखने के बाद साफ लग रहा था कि मामला नॉर्मल नहीं है। मेडिकल अल्कोहल, आयोडीन, एंटीबायोटिक, ऑनेंटमेंट, ये सारी मेडिकल चीजें भी हाल के दिनों में भारी मात्रा में बिक रही थीं। यहाँ तक कि डिस्पोजेबल गैस कैन, जो आमतौर पर महीने में कुछ ही बिकते थे, अब रोज लोग पेटियों के हिसाब से खरीद रहे थे। मैंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खोला और वीडियो को कल दोपहर तक पीछे किया। स्क्रीन पर वही सूट वाला आदमी दिखाई दिया जो पट्टियां खरीदने आया था। वो काउंटर पर काफी बेचैन लग रहा था और बार बार अपना फोन देख रहा था। वो कोरियन भाषा बोल रहा था। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन पहचान गया क्योंकि हमारा इलाका पोर्ट के पास था और यहाँ काफी कोरियन लोग आते जाते रहते थे। मैंने फुटेज से कुछ तस्वीरें निकाली और दुकानदारों वाले ग्रुप में भेज दी। भाइयों, क्या तुम लोगों के यहाँ भी हाल में कोई बड़ी मात्रा में कंप्रेस्ड बिस्किट और मेडिकल सामान खरीद रहा है? बिल कुछ ही देर में रिप्लाई आने शुरू हो गए। लाओ झांग बोला, हाँ कल 3 लोग आए थे और मेरे सारे कंप्रेस्ड बिस्किट खरीद ले गए। वांग जी ने लिखा, मेरे यहाँ भी यही हाल है, गैस कैन तक आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। फिर मिस्टर चेन ने मैसेज किया, और अजीब बात यह है कि सब कोरियन लोग हैं। मेरे यहाँ भी वही हो रहा है जी। पूरा ग्रुप अचानक चर्चा से भर गया। सब अंदाजा लगा रहे थे कि शायद कोई कोरियन कंपनी बड़ा आउटडोर इवेंट करने वाली है, लेकिन मेरे मन में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने फिर हाल की सप्लाई लिस्ट निकाली और गौर से देखी। तभी मुझे एक कॉमन बात समझ आई। जिन चीजों की भारी खरीदारी हो रही थी वो सब सर्वाइवल सामान थे, लंबे समय तक चलने वाला खाना, मेडिकल इमरजेंसी सामान, पोर्टेबल एनर्जी। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और पोर्ट पर लॉजिस्टिक्स का काम करने वाले अपने पुराने दोस्त को कॉल लगाया। हेलो लियू बॉस, हाल में कोरिया की तरफ कुछ बड़ा चल रहा है क्या? फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, तुझे कैसे पता चला? मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, कस्टम्स की जांच हाल में बहुत सख्त हो गई है, लेकिन फिर भी काफी कोरियन लोग यहाँ लगातार सामान भेज रहे हैं। ज्यादातर रोजमर्रा की चीजें हैं, लेकिन मात्रा बहुत ज्यादा है। फोन कटने के बाद मैं ऑफिस में बैठकर सिगरेट पीने लगा। खिड़की के बाहर सड़क बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। लोग आ जा रहे थे, सब कुछ शांत था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगले दिन मैं जानबूझकर 1 घंटा पहले दुकान पहुंच गया और बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगा। जैसा मैंने सोचा था, सुबह 7 बजे के थोड़ी देर बाद एक काली बिजनेस वैन आकर दुकान के सामने रुकी। उसमें से 4 लोग उतरे, सभी कोरियन थे। उनमें वही सूट वाला आदमी भी था जो कल पट्टियां खरीदने आया था। दुकान में घुसते ही वो सीधे रैक की तरफ बढ़ गए और तेजी से सामान भरने लगे। कंप्रेस्ड बिस्किट, डिब्बा बंद खाना, बोतल बंद पानी, टॉर्च, बैटरियां, मेडिकल बैग। मैं उनके पास गया और टूटी फूटी कोरियन भाषा में पूछा, तुम लोग इतना सामान क्यों खरीद रहे हो? वो सूट वाला आदमी एक पल के लिए रुक गया। बाकी लोग भी उसकी तरफ देखने लगे। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कंपनी टीम बिल्डिंग। फिर मैंने सीधा पूछा, टीम बिल्डिंग के लिए 200 पैकेट पट्टियां चाहिए? फिर दुकान का माहौल अचानक अजीब हो गया। उस आदमी की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी उनमें से एक उम्र दराज आदमी आगे आया। वो धारा प्रवाह चीनी भाषा बोल रहा था। उसने शांत आवाज में कहा, आप सामान बेचते हो, पैसा कमाते हो, ज्यादा सवाल मत पूछो। उसने अपने बटुए से मोटी गड्डी निकाली और काउंटर पर रख दी। ये सारा सामान हमें चाहिए और अगर हो सके तो ज्यादा माल का इंतजाम भी करा दो। पैसे की चिंता मत करो। मेरे सामने नकद 1 लाख रुपए रखे थे। मैंने पैसों की तरफ देखा, फिर उनके तनाव भरे चेहरों की तरफ। आखिर ऐसा क्या हो रहा था? उम्र दराज आदमी ने धीरे से आह भरी, फिर चारों तरफ देखकर आवाज धीमी कर ली, बॉस मेरी एक सलाह मानो। मैं चुपचाप उसे देखने लगा। उसने कहा, हाल में ज्यादा से ज्यादा खाना जमा करके रखो। मैंने तुरंत पूछा, क्यों? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे से सिर हिलाता रहा। वो लोग जल्दी बिल चुकाकर वहां से निकल गए। मैं खाली पड़े रैक्स के सामने खड़ा उनकी गाड़ी को सड़क के मोड़ पर गायब होते देखता रहा। उस वक्त मेरे अंदर की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। दोपहर में मैंने दुकान बंद की और सीधे शहर के सबसे बड़े होलसेल मार्केट पहुंच गया। रास्ते भर मेरे दिमाग में उसी कोरियन आदमी की बात घूम रही थी, ज्यादा खाना जमा करके रखो। होलसेल मार्केट में पहुंचते ही मैंने देखा कि वहाँ कई दूसरे दुकानदार भी वही सामान खरीद रहे थे। इंस्टेंट नूडल्स, डिब्बा बंद खाना, चावल, खाने का तेल, सब लोग बिना
कुछ बोले एक ही तरह का सामान भर रहे थे। तभी लाओझांग मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, तुम्हें भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई ना? मैंने सिर हिलाया। तुम्हें कुछ पता चला क्या? वो थोड़ा पास आकर फुसफुसाया, मेरा एक रिश्तेदार कस्टम्स में काम करता है, हाल में उन्होंने कई संदिग्ध खेपें पकड़ी हैं। मैंने पूछा, कैसी खेपें? उसने धीरे से कहा, हथियार। मेरे हाथ हल्के से कांप गए और लगभग सामान की लिस्ट नीचे गिर गई। क्या मजाक कर रहे हो? लाओझांग का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। काश ये मजाक होता। पोर्ट एरिया में अब हर कोरियन नागरिक की जांच हो रही है, पक्का कुछ बहुत बड़ा हुआ है। दुकान लौटने के बाद मैंने सभी कर्मचारियों को जल्दी घर भेज दिया और खुद ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठा रह गया। मैंने इंटरनेट पर कोरिया की लेटेस्ट न्यूज सर्च की, लेकिन हर जगह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डरा रही थी। अगर इतनी बड़ी चीज हो रही थी और बाहर कोई खबर ही नहीं थी, तो इसका मतलब मामला बहुत ऊपर तक दबाया जा चुका था। रात करीब 10 बजे मैं दुकान बंद करके घर जाने ही वाला था कि अचानक फोन बज उठा। नंबर अनजान था। हेलो, क्या आप लियू बॉस बोल रहे हैं? हाँ, कौन? मैं पार्क सोंगवू हूँ। आज सुबह आपके स्टोर पर आया था। हमें बड़ी मात्रा में सामान चाहिए। हम आपसे लंबी पार्टनरशिप करना चाहते हैं। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। किस तरह की पार्टनरशिप? उसने तुरंत कहा, क्या आप पोर्ट वाले वेयर हाउस तक आ सकते हैं? वहीं आराम से बात करेंगे। मैं थोड़ा झिझका, तभी उसकी आवाज और गंभीर हो गई। लियू बॉस, ये बहुत लोगों की जिंदगी और मौत का मामला है, प्लीज। जिंदगी और मौत? मैंने फोन कसकर पकड़ लिया। लोकेशन भेजो। करीब 1 घंटे बाद मैं पोर्ट के एक बड़े वेयर हाउस के सामने खड़ा था। पार्क सोंगवू बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में लाल नसें साफ दिखाई दे रही थीं। आने के लिए धन्यवाद। वेयर हाउस के अंदर कदम रखते ही मैं रुक गया। चारों तरफ राशन और मेडिकल सामान के ढेर लगे थे। दर्जनों कोरियन लोग तेजी से सामान पैक करने में लगे थे। तभी मेरी नजर कोने में गई। कुछ लोग अस्थायी बिस्तरों पर लेटे हुए थे। वो बीमार लग रहे थे। मैंने तुरंत पूछा, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? पार्क सोंगवू मुझे एक शांत कोने में ले गया। उसने गहरी सांस ली। लियू बॉस, हमें आपकी मदद चाहिए। हम बहुत पैसे दे सकते हैं, लेकिन आपको ये बात किसी को नहीं बतानी होगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहले सच बताओ। उसके चेहरे पर साफ संघर्ष दिख रहा था। आखिरकार उसने फोन निकाला और एक वीडियो खोलकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये 3 दिन पहले बुसान के पास एक छोटे शहर में रिकॉर्ड हुआ था। मैंने फोन हाथ में लिया। वीडियो शायद छिपकर रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अगले ही पल मैंने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य देखा। वीडियो में एक आदमी दूसरे इंसान की गर्दन को दांतों से फाड़ रहा था। ये कोई लड़ाई नहीं थी, वो सचमुच उसे खा रहा था। खून हर तरफ फैल रहा था और पीड़ित आदमी दर्द से चीख रहा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज वो हमला करने वाला इंसान था। नहीं, शायद अब उसे इंसान कहना भी गलत था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। त्वचा अजीब ग्रे रंग की थी। उसका शरीर मुड़ा तोड़ा था, लेकिन उसकी स्पीड इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। वीडियो में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग चीखते हुए भाग रहे थे। फिर कैमरा दूसरी तरफ घूमा और पूरी सड़क पर ऐसे ही दर्जनों लोग दिखाई देने लगे, जो आम इंसानों का पीछा करके उन्हें काट रहे थे। मेरी आवाज कांपने लगी। ये क्या है? पार्क सोंगवू ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, ज़ॉम्बी। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। अचानक पार्क सोंगवू मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे पता है हम बहुत सेल्फिश लग रहे हैं, लेकिन प्लीज हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए। हमें इन्फेक्टेड लोगों को ठीक से आइसोलेट करना है। अगर अभी पुलिस आ गई तो पूरा सीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। लोग भाग जाएंगे और सिचुएशन और डेंजरस हो जाएगी। उसके पीछे खड़े बाकी कोरियन लोग भी ये देखकर एक एक करके घुटनों पर बैठ गए। कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद 300 से ज्यादा लोग जमीन पर झुके हुए थे। मैंने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, ध्यान से सुनो, इस मामले की रिपोर्ट मैं जरूर करूंगा। ये कोई मजाक नहीं है। तुम लोग इन्फेक्टेड लोगों को चीन लेकर आए हो। ये सीधा लॉ तोड़ना है। मैं तुम्हारी बात छुपा नहीं सकता। पार्क सोंगवू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, लेकिन मैंने आगे कहा, मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूँ। पुलिस आने से पहले सारे इन्फेक्टेड लोगों को अलग कर दो। कम से कम इससे हालात कंट्रोल में रहेंगे, समझे? उसकी आंखों में हल्की उम्मीद लौट आई। वो तेजी से सिर हिलाने लगा। लियू बॉस, थैंक यू। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका। मुझे थैंक्स मत दो। मैं बस और लोगों को मरते नहीं देखना चाहता। जो लोग बीमार हैं उन्हें आइसोलेट करो। बाकी लोग तैयार रहो। जब पुलिस आए तो शांति से कोऑपरेट करना। और हाँ, मैंने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास जितने वीडियोस, फोटोज और इन्फॉर्मेशन है, सबकी एक कॉपी मुझे चाहिए। पुलिस को प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, अभी तैयार करवाता हूँ। अगले 3 घंटों में मुझे अपनी जिंदगी की सबसे डेंजरस इन्फॉर्मेशन मिली। इस वायरस का असली सोर्स किसी को नहीं पता था, लेकिन शुरुआती केसेस एक बायोलॉजिकल रिसर्च लैब के आसपास मिले थे। इसका इंक्यूबेशन टाइम लगभग 12 से 24 घंटे था। शुरुआत में सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल फ्लू जैसे लगते थे, बुखार, खांसी, शरीर दर्द। लेकिन बाद में इंसान पूरी तरह वायलेंट हो जाता था। उसे सिर्फ खून और इंसानों पर हमला करने की चाह रहती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान किसी को काट ले तो नया इन्फेक्टेड सिर्फ 15 मिनट में बदल सकता था। और अभी तक इसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन असली डर वहाँ खत्म नहीं हुआ। पार्क सोंगवू ने बताया कि ये ज़ॉम्बीज फिल्मों वाले बेवकूफ मॉन्स्टर्स नहीं थे। उनके अंदर इंसानी आदतों का थोड़ा हिस्सा बचा रहता था। वो ग्रुप्स में चलते थे। उन्हें थकान महसूस नहीं होती थी। उन्हें नींद नहीं चाहिए थी। उनका सिर्फ एक टारगेट था, जिंदा इंसानों को ढूंढना। साधारण दरवाजे उन्हें रोक नहीं सकते थे। पार्क सोंगवू ने मुझे एक और वीडियो दिखाया। वीडियो में दर्जनों ज़ॉम्बीज एक घर के दरवाजे पर लगातार टक्कर मार रहे थे। वो रुक ही नहीं रहे थे। आखिरकार दरवाजा टूट गया और अंदर से चीखने की आवाज आने लगी। मैंने सूखे गले
से पूछा, फिर उनसे बचा कैसे जाए? मेटल डोर्स कुछ समय रोक सकते हैं, पार्क सोंगवू बोला, लेकिन सबसे सेफ जगह है बेसमेंट या ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। वो टूल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, सीढ़ियां भी ठीक से नहीं चढ़ पाते। उसने मुझे कई सर्वाइवल टिप्स भी दिए, पानी को साफ कैसे करना है, खाने को लंबे समय तक कैसे स्टोर करना है, घरेलू वेपन्स कैसे बनाने हैं, किस जगह को सेफ मानना है और किसे नहीं। फिर उसने बहुत सीरियस आवाज में सबसे जरूरी बात कही, कभी किसी पर पूरी तरह ट्रस्ट मत करना। एपोकलिप्स में इंसान ज़ॉम्बी से ज्यादा डेंजरस होते हैं। रात के करीब 2 बजे मैं वेयरहाउस से बाहर निकला। जाते वक्त पार्क सोंगवू ने मुझे एक हार्ड ड्राइव दी, उसमें सारे वीडियोस और प्रूफ्स थे। घर लौटते समय गाड़ी चलाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि सही काम करना जरूरी है। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया, हेलो, मुझे एक बहुत अर्जेंट रिपोर्ट करनी है। मैंने खुद को काम रखने की कोशिश की। पोर्ट एरिया में कुछ कोरियन लोग इलीगल तरीके से घुसे हैं और उनमें से कुछ लोग एक बेहद डेंजरस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर आवाज आई, सर किस तरह का वायरस? मैंने गहरी सांस ली, कुछ रेबीज जैसा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डेंजरस। इन्फेक्टेड लोग बेहद वायलेंट हो जाते हैं और दूसरों को काटने लगते हैं। मेरे पास वीडियो प्रूफ भी हैं। फोन पर मौजूद आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सर आप मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे पता है ये सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उन्हें वेयरहाउस का एड्रेस दिया, अपनी इन्फॉर्मेशन दी और कॉल काट दी। लेकिन फोन रखने के बाद भी मेरे मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। अगर उन्होंने मेरी बात को मजाक समझ लिया तो, अगर उन्होंने टाइम पर एक्शन नहीं लिया तो। मैंने तुरंत मेयर हेल्पलाइन पर भी कॉल किया और पूरी बात दोबारा बताई। उनका रिएक्शन भी लगभग वैसा ही था, आधी बात पर यकीन, आधी पर शक। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो जांच करवाएंगे। मैं कार में बैठा सिगरेट पीता रहा। जो करना था वो मैं कर चुका था, लेकिन मेरे दिल में डर अभी भी बाकी था। अगर पुलिस देर कर दे तो, अगर वायरस फैल गया तो। तभी मैंने दूसरा फैसला लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सबसे पहले अपने फैमिली को सेफ करना होगा। अगर ये सब सच था तो शायद बहुत जल्द ये शांत शहर नरक में बदलने वाला था। अगले ही दिन मैंने तैयारी शुरू कर दी। मैंने बैंक से बिजनेस बढ़ाने के नाम पर 10 लाख का लोन लिया और फिर पागलों की तरह सामान खरीदना शुरू कर दिया। 500 किलो चावल, 300 किलो आटा, 50 टिन खाने का तेल, 2000 डिब्बे कैंड फूड, कंप्रेस्ड बिस्किट्स, इंस्टेंट नूडल्स, ड्राई मीट, जो भी लंबे समय तक खराब ना हो, मैं सब खरीद रहा था। इसके अलावा मैंने जनरेटर, सोलर पैनल्स, वाटर प्यूरिफायर, वॉकी टॉकी, हाई पावर टॉर्च और बड़े टूल किट्स भी खरीद लिए। दुकान के कर्मचारी मुझे पागल समझने लगे थे। शियाओ लियू घबराकर बोली, बॉस इतना सामान कौन खरीदेगा? मैंने बस टालते हुए कहा, काम आएगा। शहर के बाहर मेरा एक अलग हाउस था। असल में वो रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए बनवाया था। उसका बेसमेंट काफी बड़ा था। मैंने तुरंत मजदूर बुलाकर दरवाजे और खिड़कियां मजबूत करवानी शुरू कर दी। साधारण दरवाजों की जगह मोटे मेटल सिक्योरिटी डोर्स लगवाए गए। एक के बाद एक ट्रक्स बेसमेंट में सामान उतार रहे थे। मैंने मीट और वेजिटेबल स्टोर करने के लिए बड़े फ्रीजर्स भी खरीद लिए। तभी अचानक पार्क सोंगवू का फोन आया, लियू बॉस, पुलिस यहाँ आई थी। उन्होंने बहुत सवाल पूछे और सारी इन्फॉर्मेशन नोट करके ले गए। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर पार्क सोंगवू धीमी आवाज में बोला, उन्होंने कहा है कि वो ऊपर रिपोर्ट करेंगे, लेकिन किसी को लेकर नहीं गए। बस हमें कहा गया है कि कहीं बाहर मत जाओ और आगे के नोटिस का इंतजार करो। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। ये मामला सिर्फ एक बीमारी का नहीं था, इसमें दूसरे देश, सरकारी सिस्टम और एपिडेमिक कंट्रोल सब शामिल थे। ऐसे मामलों में प्रोसेस बहुत स्लो होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं था। सिचुएशन हर घंटे खराब होती जा रही थी। पार्क सोंगवू ने भारी आवाज में कहा, कोरिया के तीसरे शहर में भी इन्फेक्शन फैल चुका है। सरकार अभी भी सब कुछ दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम लोग पैनिक होने लगे हैं। मैंने तुरंत पूछा, तुम लोगों के यहाँ इन्फेक्टेड लोगों की हालत कंट्रोल में है ना? फोन के दूसरी तरफ काफी देर तक साइलेंस रहा। फिर उसने धीरे से कहा, 3 लोगों को हमें खुद हैंडल करना पड़ा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं समझ गया उसका मतलब क्या था। कुछ सेकंड तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर पार्क सोंगवू ने जल्दी से कहा, लियू बॉस, मुझे अभी खबर मिली है, कोरियन सरकार जल्द ही सभी इंटरनेशनल एग्जिट्स बंद करने वाली है। अगर अब लोग नहीं निकले तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। मैंने तुरंत पूछा, और कितने लोग आने वाले हैं? उसने बिना रुके जवाब दिया, कम से कम 1000। मेरी पकड़ फोन पर और मजबूत हो गई। 1000 पोटेंशियल इन्फेक्टेड, अगर उनमें से कुछ भी शहर तक पहुंच गए तो पूरा इलाका खत्म हो सकता था। मैंने सख्त आवाज में कहा, पार्क सोंगवू, तुम्हें हर हाल में ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी इन्फेक्टेड इंसान सिटी एरिया में एंटर न करे। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं प्रॉमिस करता हूँ, हम पोर्ट पर ही क्वारंटीन जोन बनाएंगे। जिस किसी में भी सिम्टम्स दिखेंगे उसे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। फोन कटने के बाद मैं लंबे समय तक बेसमेंट में खड़ा रहा। चारों तरफ राशन, पानी, दवाइयाँ और सर्वाइवल सामान के ढेर लगे थे, लेकिन फिर भी मेरे मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या ये सब काफी होगा? मुझे जवाब नहीं पता था, लेकिन मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर चुका था। उस रात मैं अपनी पत्नी और बेटी को शहर वाले घर से लेकर सीधे आउटस्कर्ट्स वाले मकान में आ गया। मेरी पत्नी ने हैरानी से पूछा, अचानक यहाँ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? मैंने सामान्य दिखने की कोशिश की। हाल में बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, शहर का खर्च बहुत बढ़ गया है, कुछ दिन आउटस्कर्ट्स में रहेंगे। वो पूरी तरह कन्विंस तो नहीं हुई, लेकिन ज्यादा सवाल भी नहीं पूछे। मेरी छोटी बेटी उल्टा बहुत खुश थी। वो उत्साह से बोली, यहाँ तो बहुत बड़ा स्पेस है, मैं यहाँ पप्पी भी रख सकती हूँ। मैंने उसकी मासूम मुस्कान देखी और मेरे सीने में अजीब दर्द उठा। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि शायद मैं बेवजह डर रहा हूँ। काश वो
सारे वीडियोस नकली होते। लेकिन उसी रात मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। रात के करीब 3 बजे अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। कॉल पार्क सोंगवू की थी। फोन उठाते ही उसकी कांपती आवाज सुनाई दी। ल्यू बॉस, मुसीबत हो गई। मेरा दिल सीधा नीचे बैठ गया। क्या हुआ? पोर्ट पर किसी इन्फेक्टेड ने हमला कर दिया। उसने 2 कस्टम्स ऑफिसर्स को काट लिया। अब पूरा पोर्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। मैंने तुरंत पूछा, लेकिन क्या? फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर उसकी टूटी हुई आवाज आई, कुछ इन्फेक्टेड भाग गए हैं, वो सिटी की तरफ चले गए। मैंने गुस्से में फोन कसकर पकड़ लिया। धतेरे की, मैंने पहले ही पुलिस को वार्निंग दी थी, फिर भी ये कैसे हो गया? पार्क सोंगवू की आवाज में गिल्ट साफ महसूस हो रहा था। ल्यू बॉस, ये आपकी गलती नहीं है। पुलिस सच में इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, लेकिन इस वायरस की शुरुआती सिम्पटम्स बिल्कुल नॉर्मल फ्लू जैसी होती हैं। कोई पहचान ही नहीं पाया और म्यूटेशन स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। एक्सपर्ट्स कुछ समझ पाते उससे पहले इन्फेक्टेड लोगों ने हमला शुरू कर दिया। मैं तुरंत बिस्तर से उठा और खिड़की की तरफ भागा। दूर सिटी अब भी रोशनी से चमक रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन मैं समझ चुका था ये सिर्फ तूफान आने से पहले की शांति थी। फोन पर पार्क सोंगवू लगभग रोते हुए बोला, ल्यू बॉस, जितनी जल्दी हो सके सिटी छोड़ दीजिए, जितना दूर जा सके चले जाइए। मैंने बिना देर किए फोन काटा और पत्नी को झकझोर कर उठाया। जल्दी उठो, सामान पैक करो, हमें अभी निकलना है। वो आधी नींद में घबरा कर बोली, क्या हुआ? इतनी रात को कहाँ जाना है? मैंने सख्त आवाज में कहा, अभी सवाल मत पूछो, बस जल्दी करो। शायद उसने पहली बार मेरे चेहरे पर इतना डर देखा था। उसने कुछ और नहीं पूछा और तुरंत बेटी को जगाने चली गई। उसी वक्त बाहर अचानक तेज पुलिस साइरेंस गूंजने लगी। 1, 2, 10 पूरा शहर सायरनों से भर चुका था। मैं बालकनी की तरफ भागा और देखा कि दूर सिटी के ऊपर लाल रोशनी चमक रही थी। तभी फोन पर इमरजेंसी न्यूज नोटिफिकेशन आया। पोर्ट एरिया में अज्ञात कारणों से हिंसक दंगा फैल गया है, सभी नागरिक उस इलाके से दूर रहें। मैंने धीरे से फोन बंद कर दिया। अब बहुत देर हो चुकी थी, एपोकलिप्स शुरू हो चुका था। मेरी बेटी आंखें मलते हुए बोली, पापा बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? मैं उसके सामने घुटनों पर बैठा और उसे सीने से लगा लिया। बेटा, अब हम एक गेम खेलने वाले हैं, हाइड एंड सीक, और इस गेम में किसी को हमें ढूंढने नहीं देना है, ठीक है? पत्नी अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि मामला गंभीर है, लेकिन उसने बेटी के सामने खुद को संभाले रखा। हमने जल्दी जल्दी जरूरी सामान पैक किया और बेसमेंट में जाने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक मेरा फोन फिर बजा। इस बार कॉल सुपरमार्केट के एम्प्लॉय शियाओ लियू की थी। बॉस बॉस, आपने न्यूज देखी? पोर्ट वाली तरफ वहाँ मॉन्स्टर्स हैं। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैंने तुरंत पूछा, तुम अभी कहाँ हो? मैं स्टोर में नाइट शिफ्ट पर हूँ बॉस, बाहर लोग पागलों की तरह सामान लूट रहे हैं। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 4 बज चुके थे। मैंने तुरंत कहा, शियाओ लियू, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुरंत स्टोर लॉक करो और वेयरहाउस में छुप जाओ, किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। लेकिन बॉस, अचानक फोन में कांच टूटने की आवाज आई, फिर किसी की भयानक चीख सुनाई दी, शियाओ लियू, शियाओ लियू। लेकिन कॉल कट चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली और पत्नी की तरफ देखा। तुम अभी बेसमेंट में जाओ। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। और तुम? मैंने धीरे से कहा, स्टोर में कुछ जरूरी चीजें बाकी हैं, मुझे जाना पड़ेगा। उसकी आंखों में डर साफ था, बहुत खतरा है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करो, बेसमेंट में काफी खाना और पानी है, जनरेटर भी काम कर रहा है, जो भी हो तुम लोग बाहर मत निकलना। मैंने बेसमेंट की चाबी उसके हाथ में रखी और साथ में एक पेपर भी दिया। इस पर पार्क सोंगवू का कांटेक्ट है, अगर मैं वापस नहीं आया तो उसे कॉल करना। पत्नी कुछ कह पाती, उससे पहले ही मैं बाहर निकल चुका था। सड़क पर पूरा केओस फैल चुका था, लोग भाग रहे थे, कुछ चीख रहे थे, दूर कई जगह आग लगी हुई थी। पुलिस साइरन्स लगातार गूंज रही थी। मैंने गाड़ी पूरी स्पीड में चलाई और सुपरमार्केट पहुंच गया। जैसा मैंने सोचा था, स्टोर का मेन गेट पहले ही तोड़ा जा चुका था, शेल्व्स बिखरी पड़ी थी और दर्जनों लोग सामान लूट रहे थे। लेकिन मुझे अब उन चीजों की परवाह नहीं थी। मैं सीधा ऑफिस की तरफ भागा। वहाँ बैकअप कीज, कैश और सप्लायर लिस्ट रखी हुई थी। तभी वेयरहाउस के पास से गुजरते हुए मुझे अंदर से हल्की आवाज सुनाई दी, शियाओ लियू। कोई जवाब नहीं आया। मैंने सावधानी से दरवाजा खोला और फ्लैशलाइट अंदर डाली। कोने में शियाओ लियू सिकुड़ कर बैठा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी बांह पर गहरा बाइट मार्क था और वहाँ से लगातार खून बह रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, बॉस, एक पागल आदमी अंदर घुस आया था, वो लोगों को काट रहा था। मेरा दिल डूब गया। पार्क सोंगवू ने साफ कहा था, बाइट के बाद इन्फेक्टेड बनने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, शियाओ लियू, तुम्हें कैसा लग रहा है? वो कांपते हुए बोला, बहुत ठंड लग रही है और बहुत भूख भी। मैंने देखा कि शियाओ लियू की आंखें धीरे धीरे सफेद पड़ने लगी थीं। मैं डर कर एक कदम पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। फिर उसने कांपती आवाज में पूछा, बॉस, क्या मैं मरने वाला हूँ? ये कहते ही वो रोने लगा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ये वही लड़का था जो पिछले 3 साल से मेरे साथ काम कर रहा था। कम बोलता था, लेकिन हमेशा मेहनत से काम करता था, कभी शिकायत नहीं करता था। अब उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल भारी हो गया। शियाओ लियू शायद खुद भी समझ चुका था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने दर्द से कांपते हुए कहा, बॉस, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे लग रहा है मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ। मैंने दांत भींचे और जेब से वो दवाई निकाली जो पार्क सोंगवू ने मुझे दी थी। ये शायद मदद करे, लेकिन सच तो ये था कि मुझे खुद पता था इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सेडेटिव था जो थोड़ी देर के लिए सिम्टम्स को स्लो कर सकता था। कम से कम उसे कम दर्द होगा। शियाओ लियू ने दवाई खाई और धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद कर ली। मैं
कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर भारी दिल से बाहर निकल आया। मैंने वेयरहाउस का दरवाजा बंद किया और बाहर पड़े शेल्फ्स खिसकाकर उसके सामने लगा दिए। सॉरी शियाओ लियो, मैंने धीमी आवाज में कहा और जरूरी सामान उठाकर जल्दी से सुपरमार्केट से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर का नजारा उससे भी ज्यादा डरावना था। एक पुलिस कार सड़क के बीचों बीच टेढ़ी खड़ी थी, उसकी विंडशील्ड पूरी खून से भरी हुई थी। थोड़ी दूर कुछ लोग एक पुलिस वाले पर टूट पड़े थे। नहीं, वो हमला नहीं कर रहे थे, वो उसे जिंदा नोच कर खा रहे थे। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ये सच में ज़ॉम्बीज़ थे। मैंने तुरंत गाड़ी मोड़ी और दूसरी सड़क पकड़ ली। अब सबसे जरूरी चीज थी टाइम। मैं पहले सबसे पास वाले पेट्रोल पंप पहुंचा, गाड़ी का टैंक पूरा भरवाया और साथ में 10 एक्स्ट्रा फ्यूल कैंस भी उठा लिए। वहाँ के कर्मचारी पहले ही भाग चुके थे। मैं कैश काउंटर पर पैसे छोड़कर निकल गया। इसके बाद मैं सीधे 24 घंटे खुले रहने वाले बड़े सुपरमार्केट पहुंचा, लेकिन वहाँ हालात पूरी तरह बेकाबू थे। शॉपिंग कार्ट्स आपस में टकरा रही थीं, सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था, लोग पागलों की तरह खाना लूट रहे थे। कुछ लोग तो सिर्फ एक बोरी चावल के लिए लड़ाई कर रहे थे। मैं भीड़ को धक्का देकर सीधे मेडिकल सेक्शन की तरफ भागा। जैसा मैंने सोचा था, बाहर की शेल्फ्स पूरी खाली हो चुकी थीं, लेकिन मुझे पता था कि एम्प्लॉय पैसेज के पीछे एक बैकअप स्टोरेज भी है। मैंने जोर से दरवाजा लात मारकर खोला। अंदर अभी भी काफी सामान बचा था, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, डिसइंफेक्टेंट्स, विटामिन। मैंने जो मिला सब कार्ट में भरना शुरू कर दिया। तभी फ्रेश मीट सेक्शन के पास पहुंचते ही मेरी नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ी। एक ज़ॉम्बी मीट काउंटर पर झुका हुआ कुछ खा रहा था, लेकिन वो बीफ नहीं था, वो इंसान था। पास खड़े लोग डर के मारे जड़ हो चुके थे। मैं एग्जिट पहले ही ब्लॉक हो चुका था। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, एम्प्लॉय पैसेज से भागो जल्दी। तभी लोगों की जैसे नींद टूटी और वो भागते हुए मेरे पीछे आने लगे। आवाज सुनते ही वो ज़ॉम्बी अचानक हमारी तरफ मुड़ा। उसकी सफेद आंखें सीधे हम पर टिक गईं। भागो! मैं शॉपिंग कार्ट धकेलते हुए पूरी स्पीड से दौड़ा। पीछे से चीखें सुनाई देने लगीं। कुछ लोग बच नहीं पाए थे। मैं किसी तरह बाहर निकला, सारा सामान गाड़ी में फेंका और अगली जगह की तरफ निकल पड़ा। अब मेरी डेस्टिनेशन थी हार्डवेयर स्टोर। अजीब बात ये थी कि वहाँ बाकी जगहों जितनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ खाना सोच रहे थे, टूल्स नहीं। मैंने बिना समय गंवाए चेन सॉ, एक्स, हैमर, नेल्स, आयरन वायर्स, रोप्स, जो भी फ्यूचर में काम आ सकता था सब खरीद लिया। दुकान वाला मुझे पहचानता था। वो हैरानी से बोला, लियो बॉस, आधी रात में ये सब लेकर क्या करने वाले हो? घर रेनोवेट कर रहे हो क्या? मैंने कैजुअली जवाब दिया, हाँ, थोड़ा काम चल रहा है। उसे यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। मेरी आखिरी डेस्टिनेशन थी होलसेल मार्केट। वहाँ अभी केओस पूरी तरह नहीं फैला था, लेकिन माहौल में डर साफ महसूस हो रहा था। कुछ समझदार व्यापारी पहले ही अपना सामान ट्रक्स में भरकर भागने की तैयारी कर रहे थे। मैं सीधे अपने पुराने सप्लायर लाओ वांग के पास पहुंचा। गोदाम में कितना चावल और आटा बचा है वो मुझे देखकर चौंक गया। लाओ लियो, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सीधे कहा, सवाल मत पूछो, जितना है सब चाहिए, कैश दूंगा। जैसे ही मैंने पैसों की मोटी गड्डी निकाली, उसकी आंखें चमक उठी। 3 टन चावल और 2 टन आटा है, सब चाहिए। तेल, मसाले और कैंड फूड भी है, वो भी। वो हंसते हुए बोला, क्या करने वाले हो? रेफ्यूजी कैंप खोल रहे हो क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बस लिस्ट बनाता रहा। बाकी सप्लायर्स भी धीरे धीरे आसपास जमा होने लगे। सबको बस पैसे से मतलब था। अगले 2 घंटों में मैंने पहाड़ जितना सामान खरीद लिया। मैंने सबको एड्रेस भेजा और कहा, सुबह होने से पहले डिलीवरी चाहिए, डबल पेमेंट दूंगा। अब इस हालत में पैसे सिर्फ कागज बन चुके थे। जब मैं होलसेल मार्केट से निकला तब सुबह होने लगी थी। दूर शहर की तरफ काला धुआं उठ रहा था। फोन लगातार इमरजेंसी नोटिफिकेशन से भर रहा था। पूरा शहर इमरजेंसी स्टेट में है, सभी लोग अपने घरों में रहें। आर्मी शहर में एंटर कर चुकी है। मैंने फोन बंद किया और पूरी स्पीड से घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुझे एक छोटी कन्वीनियंस स्टोर खुली दिखी। मैं तुरंत अंदर गया और सारी बैटरीज, लाइटर्स, कैंडल्स, फ्लैश लाइट्स उठा ली। दुकान चलाने वाली मिडिल एज्ड औरत घबराकर बोली, बेटा बाहर क्या हो रहा है? मैंने सुना पोर्ट वाली तरफ। मैंने उसकी तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, आंटी मेरी बात मानिए, अभी घर जाइए, दरवाजे खिड़कियां लॉक कर लीजिए, पानी और खाना जमा कर लीजिए, और चाहे बाहर कुछ भी सुनाई दे दरवाजा मत खोलना। वो बस मुझे घूरती रह गई। मैं पैसे छोड़कर वहाँ से निकल गया। जब मैं घर पहुंचा, पत्नी और बेटी बेसमेंट में मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे सही सलामत देखकर पत्नी सीधे मुझसे लिपटकर रोने लगी। मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगे। मैंने पत्नी को कसकर गले लगा लिया। अब हम सेफ हैं, लेकिन सच कहूँ तो मैं खुद भी नहीं जानता था कि ये सेफ्टी कितने समय तक रहने वाली है। अगले कुछ घंटों तक डिलीवरी ट्रक्स लगातार आते रहे। मैं ड्राइवर्स को कहता रहा कि सारा सामान गैराज में उतार दें। बेसमेंट का असली एंट्रेंस मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता था। ड्राइवर्स आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। शहर में क्या हो रहा है सबको कुछ न कुछ अंदाजा होने लगा था। मैंने बिना कुछ बोले उन्हें एक्स्ट्रा टिप्स दी और सिर्फ इतना कहा, भाइयों जितनी जल्दी हो सके अपने घर चले जाओ। जब सारे लोग चले गए तब मैं और पत्नी मिलकर धीरे धीरे सारा सामान बेसमेंट में ले जाने लगे। मेरी बेटी इधर उधर देखकर एक्साइटेड होकर पूछ रही थी, पापा हम यहाँ कितने दिन रहेंगे? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और जबरदस्ती मुस्कुराया, ज्यादा दिन नहीं बेटा। लेकिन अंदर से मुझे खुद पता था कि शायद हम बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं जा पाएंगे। मैंने इस बेसमेंट को पहले ही मॉडिफाई कर रखा था। यहाँ इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन सिस्टम था, बैकअप जनरेटर था, दीवारों पर साउंड प्रूफिंग की गई थी और बाहर देखने के लिए कई सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे। खाने और पानी का स्टॉक कम से कम 1 साल तक चल सकता था। मैंने कोने में पड़े टूल्स की तरफ
देखा, चेनसॉ, एक्स, हैमर। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि इन्हें इस्तेमाल करने की नौबत कभी ना आए। शाम के करीब 7 बजे हम बेसमेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। ऊपर टीवी पर अब भी न्यूज एंकर्स लोगों को शांत रहने की सलाह दे रहे थे। सरकार पूरी स्थिति को कंट्रोल में ले रही है, नागरिक पैनिक ना करें। अचानक स्क्रीन फ्लिकर हुई और सिग्नल कट गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई थी। मैं तुरंत जनरेटर चालू करने भागा। कुछ सेकंड बाद बेसमेंट फिर रोशनी से भर गया। अब पत्नी खुद को रोक नहीं पाई। उसने कांपती आवाज में पूछा, आखिर बाहर हो क्या रहा है? मैंने गहरी सांस ली और उसे सब सच बता दिया। जैसे जैसे वो सुनती गई उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। तुम कहना क्या चाहते हो? ये ज़ॉम्बीज़ हैं? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। वो अविश्वास में मुझे देखती रही। ये इम्पॉसिबल है। मैंने बिना कुछ बोले सीसीटीवी मॉनिटर ऑन कर दिया। स्क्रीन पर अब सड़क पर एक भी नॉर्मल इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ सिर्फ खून से लथपथ लड़खड़ाते शरीर घूम रहे थे। उनमें से एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे हमारे घर के गेट तक आया और फिर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। ठक ठक ठक। हर वार मशीन जैसा था, बिना रुके बिना थके, बस लगातार। मेरी बेटी डरकर पत्नी से चिपक गई। मैंने तुरंत मॉनिटर बंद कर दिया। डरो मत, मैंने कहा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मैं उन्हें दिलासा दे रहा था या खुद को। दरवाजा बहुत मजबूत है, वो अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी। असल नाइटमेयर अभी बाकी था। उस रात दरवाजे पर ठक ठक की आवाज पूरी रात आती रही। हम में से कोई नहीं सो पाया। सुबह के करीब बेटी ने धीरे से पूछा, पापा क्या मैं कल स्कूल जाऊंगी? उसकी मासूम आंखें देखकर मेरा गला भर आया। मैंने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, स्कूल में बहुत लंबी छुट्टी हो गई है। मैं कुछ सेकंड रुका, शायद हमेशा के लिए। अगली सुबह आखिरकार दरवाजे पर मारने की आवाज बंद हो गई। मैंने सीसीटीवी चेक किया। वो ज़ॉम्बी जा चुका था, लेकिन गेट पर खून के गहरे निशान रह गए थे। सड़क पर अब पहले से कहीं ज्यादा ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। कभी कभी किसी घर की खिड़की से कोई सर्वाइवर झांकता, फिर तुरंत वापस छिप जाता। सब लोग बस इंतजार कर रहे थे, रेस्क्यू का या किसी मिरेकल का। तभी मेरे फोन पर पार्क सोंगवू का मैसेज आया। रिपोर्ट पूरी तरह खत्म हो चुका है, आर्मी पीछे हट गई, अब खुद का ध्यान रखो। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, और तुम लोग? कुछ देर बाद जवाब आया, हम अभी वेयरहाउस में छिपे हैं। करीब 100 लोग बचे हैं, लेकिन खाना लगभग खत्म हो चुका है। फिर एक आखिरी मैसेज आया, हिम्मत बनाए रखना लियो बॉस, और शुक्रिया। इसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने फोन नीचे रखा और बेसमेंट में भरे राशन को देखा। कम से कम मैं अपने परिवार को यहाँ तक सुरक्षित तो ले आया था। फिलहाल बस यही काफी था। तीसरे दिन सुबह हमने बाहर से लगातार गोलियों की आवाज सुनी, धड़ धड़ धड़। बीच बीच में एक्सप्लोजन्स भी हो रहे थे। आवाजें सिटी की तरफ से आ रही थीं। मेरी बेटी डरकर अपने कान बंद करते हुए बोली, पापा क्या बाहर वॉर हो रही है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं बेटा, बुरे लोगों को हटाया जा रहा है। पत्नी ने बेटी को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत रेडियो चालू किया। सिर्फ एक मिलिट्री चैनल काम कर रहा था। सभी सर्वाइवर्स अपने घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। मिलिट्री इन्फेक्टेड लोगों को एलिमिनेट कर रही है। उन्होंने अब भी ज़ॉम्बी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की थी। सीसीटीवी में मैंने देखा कि सड़क के आखिर में आर्मर्ड व्हीकल्स दिखाई दे रहे थे। सोल्जर्स पूरे गियर में थे और फ्लेम थ्रोवर से ज़ॉम्बीज को जला रहे थे। और सच कहूं तो फायर उन पर असर कर रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि उनकी संख्या खत्म ही नहीं हो रही थी। एक ग्रुप गिरता तो दूसरा आ जाता। और तभी मैंने कुछ और भी नोटिस किया। कुछ ज़ॉम्बीज पहले से कहीं ज्यादा तेज भाग रहे थे। वो इवॉल्व हो रहे थे। दोपहर तक गनफायर धीरे धीरे कम होने लगी। फिर मैंने ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरी रीढ़ जमा दी। एक सोल्जर को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। कुछ सेकंड बाद उसके साथियों ने खुद उसे गोली मार दी। इसके तुरंत बाद बाकी सोल्जर्स पीछे हटने लगे। आर्मर्ड व्हीकल्स मुड़े और धीरे धीरे सड़क छोड़कर चले गए। पूरा इलाका लाशों से भर गया था। आर्मी हमें छोड़कर जा चुकी थी। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये लोग ऐसे कैसे चले गए? मैंने उसे गले लगाया। शायद टैक्टिकल रिट्रीट है, वो वापस आएंगे। लेकिन सच कहूं तो मुझे खुद अपने शब्दों पर भरोसा नहीं था। उस रात मैंने रिस्क लेकर ऊपर जाकर हालात देखने का फैसला किया। बेसमेंट सुरक्षित था, लेकिन हमेशा के लिए खुद को बंद नहीं कर सकते थे। मुझे बाहर की असली सिचुएशन जाननी थी। मैंने धीरे से बेसमेंट का दरवाजा खोला और सांस रोकर आवाजें सुनी। पूरा घर खामोश था। मैंने हाथ में फायर एक्स मजबूती से पकड़ी और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। लिविंग रूम की विंडोज मैंने पहले ही लकड़ी से बंद कर दी थी, लेकिन बाहर अब भी थोड़ा दिखाई दे रहा था। सड़क पर इंसानों और ज़ॉम्बीज़ की लाशें बिखरी पड़ी थीं। खून काला पड़ चुका था। मक्खियां हर तरफ भिनभिना रही थीं। मैंने घिन दबाते हुए आसपास नजर दौड़ाई। सामने लाओ, वांग के घर की खिड़की टूटी हुई थी। पर्दे हवा में उड़ रहे थे। उसके घर में 5 लोग रहते थे, 2 छोटे बच्चे भी। मैंने तुरंत नजरें हटा ली। तभी अचानक मेरी नजर सामने वाली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर पड़ी। वहाँ कोई खड़ा था। वो लाओली था और वो मुझे हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। हम इशारों में बात कर रहे थे क्योंकि आवाज करना खतरनाक था। जरा सी आवाज ज़ॉम्बीज़ को यहाँ खींच सकती थी। लाओली ने अपने पेट की तरफ इशारा किया, फिर खाने का साइन बनाया। उसके पास खाना खत्म हो चुका था। मैं कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर बेसमेंट में वापस गया और एक बैग में कंप्रेस्ड बिस्किट्स और पानी भर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे दूं कैसे? दूरी काफी थी और ज्यादा आवाज हुई तो खतरा हो सकता था। तभी मुझे फिशिंग लाइन याद आई। मैंने एक लंबी फिशिंग वायर निकाली, बैग को उसके एक सिरे से बांधा और दूसरे सिरे पर छोटा सा पत्थर बांध दिया। 2-3 बार निशाना चूका
लेकिन आखिरकार पत्थर लाओ ली की बैल्कनी तक पहुंच गया। उसने बहुत सावधानी से रस्सी खींची और बैग ऊपर उठा लिया। फिर अचानक वो घुटनों पर बैठ गया। करीब 20 मीटर की दूरी से भी मैं साफ देख सकता था कि वो रो रहा था। मैंने जल्दी से हाथ हिलाकर उसे ऐसा न करने का इशारा किया। हम पड़ोसी थे और ऐसे वक्त में जितनी मदद हो सके उतनी करनी चाहिए थी। जब मैं बेसमेंट में वापस आया, पत्नी ने तुरंत पूछा, बाहर क्या हाल है? मैंने सच बोल दिया, अच्छा नहीं है, लेकिन फिलहाल हम सेफ हैं। उसने धीरे से पूछा, मम्मी पापा से कोई कांटेक्ट हुआ? मैंने सिर हिला दिया। फोन में सिग्नल कब का चला गया। आखिरी बार कल बात हुई थी। पापा ने कहा था कि वहाँ अभी हालात शांत हैं। फिर कांटेक्ट टूट गया। 5वें दिन सुपरमार्केट टूट गया, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने नहीं। इंसानों ने सर्वाइवर्स का एक बड़ा ग्रुप ट्रक लेकर आया और सीधे सुपरमार्केट के मेन गेट में घुसा दिया। फिर हर कोई अंदर घुसकर पागलों की तरह सामान लूटने लगा। पूरा सीन कंट्रोल से बाहर हो गया। सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स के एक कार्टन के लिए 2 आदमी आपस में लड़ पड़े। उनमें से एक ने चाकू निकाल लिया और दूसरा वहीं खून में गिर पड़ा, लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हर कोई सिर्फ सामान लूटने में लगा था। इसी केओस में किसी ने शेल्व्स गिरा दी। जबरदस्त आवाज हुई और उसी आवाज ने ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट कर लिया। कुछ सेकंड बाद बाहर से चीखें आने लगी, गोलियों की आवाज, रोना, चिल्लाना, सब एक साथ मिल गया। मैं मॉनिटर देखते हुए धीरे से बड़बड़ाया, इंसान ज़ॉम्बीज़ से ज्यादा डरावने हैं। क्या कहा? पत्नी ने पूछा। कुछ नहीं। मैंने तुरंत मॉनिटर बंद कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो ये सब देखे। उसे उम्मीद की जरूरत थी। 7वें दिन हमारी शांति टूट गई। किसी ने दरवाजा खटखटाया। कृपया हमें बचा लो। आवाज बेहद कमजोर थी। मैंने सीसीटीवी देखा। बाहर 3 लोग खड़े थे, एक जवान कपल और एक बुजुर्ग औरत। तीनों के कपड़े फटे हुए थे और हालत देखकर साफ लग रहा था कि उन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। पत्नी ने मेरी तरफ देखा, दरवाजा खोले। मैं चुप हो गया। दिमाग कह रहा था कि दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ऐसे वक्त में किसी पर भरोसा करना सबसे बड़ा रिस्क था। बाहर वो औरत रोते हुए बोली, मेरी माँ मर जाएगी, प्लीज। वो बुजुर्ग औरत सच में बेहद कमजोर लग रही थी। वो मुश्किल से अपने बेटे के सहारे खड़ी थी। तभी मेरी बेटी ने मेरा कपड़ा पकड़ लिया। पापा, उन पर दया करो ना। मैंने पत्नी की तरफ देखा, फिर बेटी की तरफ। अगर हम बाहर होते तो शायद हम भी यही उम्मीद करते कि कोई हमारी मदद करे। मैंने दरवाजे के पीछे से कहा, थोड़ा पीछे हटो। फिर मैंने दरवाजे को बस थोड़ा सा खोला और उन्हें पानी और खाना पकड़ा दिया। थैंक यू, थैंक यू। वो औरत रोते हुए बार बार धन्यवाद देने लगी। मैंने सख्त आवाज में कहा, अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी वो आदमी बोला, हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं है, प्लीज बस एक रात के लिए अंदर आने दो। मैंने दिल मजबूत किया, सॉरी, मेरे भी परिवार है। मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि बुजुर्ग औरत अचानक बोली, बेटा मैं समझती हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। शहर के दक्षिण में मिलिट्री सेफ जोन बना रही है। 3 दिन बाद वो इस इलाके से सर्वाइवर्स को निकालने आने वाले हैं। मैं रुक गया। तुम्हें ये कैसे पता? उस बुजुर्ग औरत ने अपनी जैकेट से एक वॉक टॉक निकाला। मेरा बेटा पहले कम्युनिकेशन यूनिट में था, ये मिलिट्री चैनल पकड़ सकता है। उसने डिवाइस चालू किया। अंदर से टूटी फूटी आवाजें आने लगी। बी सेक्टर क्लियर, सी सेक्टर में परसों क्वारंटाइन पॉइंट बनाया जाएगा। ये सच में मिलिट्री कम्युनिकेशन था। मैं थोड़ा हिल गया। सेफ जोन कहाँ है? साउथ सिटी स्टेडियम, बुजुर्ग औरत बोली। लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। रास्ते में सबको एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। मैं समझ गया वो क्या चाहती थी। इन्फॉर्मेशन के बदले शेल्टर। मैंने पीछे मुड़कर पत्नी को देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैंने लंबी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ मेरे रूल्स चलेंगे। तीनों तुरंत सिर झुकाकर धन्यवाद देने लगे। मैं उन्हें गेस्ट रूम तक ले गया। यहीं रहना, बेसमेंट के पास मत आना, समझ गए? मैंने उन्हें खाना और पानी दिया। कुछ देर बाद बुजुर्ग औरत के चेहरे पर थोड़ा रंग वापस आने लगा। वो कमरे को ध्यान से देखते हुए बोली, तुमने तैयारी काफी पहले से कर रखी थी। उसकी आवाज में अलग ही मतलब छिपा था, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रात के खाने पर हम सब साथ बैठे। तभी मुझे उनके बारे में पता चला। आदमी का नाम चेन योंग था, उसकी पत्नी का नाम शियाओ मेई और बुजुर्ग औरत उसकी माँ थी। वो लोग पहले सिटी सेंटर में रहते थे। आउटब्रेक वाली रात किसी तरह वहाँ से भाग निकले। तब से लगातार सड़कों पर भटक रहे थे। कभी डस्टबिन से खाना निकाल कर खाते, कभी अबैंडन्ड दुकानों से कुछ ढूंढते। शियाओ मेई रोते हुए बोली, मैंने अपनी आंखों के सामने पड़ोसियों को मॉन्स्टर्स बनते देखा है, दोस्तों को मरते देखा है। चेन योंग उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबसे शांत उसकी माँ थी। वो बिना घबराए चुपचाप बैठी रही, जैसे उसने डर को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया हो। वो धीमी आवाज में बोली, यही एपोक्लिप्स है। अब सिर्फ वही जिंदा रहेगा जो सरवाइव करना जानता है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। बेटा, तुमने इतनी तैयारी कैसे कर ली? मैंने नजरें चुराते हुए बस इतना कहा, बस किस्मत अच्छी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि उसे मेरी बात पर पूरा भरोसा नहीं था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। पत्नी और बेटी दोनों गहरी नींद में थीं, लेकिन मेरे अंदर अजीब बेचैनी थी। रात करीब 3 बजे मैं चुपचाप उठा और दरवाजे खिड़कियां चेक करने बाहर निकला। तभी गेस्ट रूम के पास से गुजरते हुए अंदर से धीमी आवाजें सुनाई दी। माँ, तुम्हें पूरा यकीन है कि उसके बेसमेंट में बहुत सारा सामान है? ये चेन योंग की आवाज थी। बिल्कुल, उसकी माँ बोली। तुमने नहीं देखा वो हमें क्या खाना दे रहा था? इतना फ्रेश स्टॉक किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकता। फिर कुछ सेकंड खामोशी रही। अभी जल्दी मत करो, पहले पूरा लेआउट समझ लो। वो 3 लोग हैं, हम भी 3 हैं। अगर लड़ाई हुई तो जरूरी नहीं कि जीत उसी की हो। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। पार्क सोंगवू सही था। इस दुनिया में इंसान ज़ॉम्बीज़ से ज्यादा खतरनाक थे। मैं बिना आवाज किए वापस बेडरूम में लौटा और पत्नी को जगा दिया। मैंने होठों से बिना आवाज निकाले कहा, इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पत्नी का चेहरा तुरंत
सफेद पड़ गया। अब क्या करेंगे? मैंने धीरे से कहा। हमें पहले मूव करना होगा। सुबह होने का इंतजार करना खतरा था। करीब 4 बजे मैंने फैसला कर लिया। मैंने पत्नी से कहा कि वो बेटी को लेकर बेसमेंट के सबसे अंदर वाले सेफ रूम में चली जाए। उस कमरे में अलग वेंटिलेशन था, मजबूत लॉक था और 3 दिन का पानी खाना रखा हुआ था। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर कुछ भी गलत लगे तो दरवाजा लॉक कर लेना, चाहे कोई भी आवाज दे मत खोलना। पत्नी कांपते हुए सिर हिलाने लगी। उसने सोती हुई बेटी को उठाया और जल्दी से अंदर चली गई। मैंने फायर एक्स और एक भारी हैमर उठा लिया। अगर लड़ाई करनी पड़ी तो तेज और ब्रूटल होना पड़ेगा।